हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एसएससी जीडी का 31 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। कृपया आप ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। आप लोग प्रश्न नंबर 1 की बात करिए। अक्षदा उपवन में टहलने गई, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। उपर्युक्त वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखना है। यानी इस क्वेश्चन में कहाँ बात करनी है? संदिग्ध वर्तमान काल में। संदिग्ध वर्तमान काल में ये नहीं आ रहा है सर। संदिग्ध वर्तमान काल में बताना है स्टूडेंट्स। तो आगे ध्यान देना। अक्षदा उपवन में टहल रही थी, अक्षदा उपवन में टहलने गई, अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी, अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है। तो विद्यार्थियों, अब आपको ये देखना है कि बात किस में करनी है? संदिग्ध में। संदिग्ध काल की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट, अक्षदा उपवन में टहल रही है, ये कोई संकेत नहीं करता है। अक्षदा उपवन में टहलने गई, ये संदिग्ध की बात नहीं करता है। अक्षदा उपवन में टहलने गई होगी और अक्षदा उपवन में टहलने जा रही है। तो ये कंडीशन वर्तमान काल का निर्धारण करते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये वाली गई होगी, संदिग्ध काल का मतलब है गई होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनकर चुनिए। वह तो हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार रहता है। किसकी बात करनी है स्टूडेंट्स? मुहावरे की बात करनी है और दिया है लंगर लंगोट कसकर तैयार करना। तो विद्यार्थियों, अभी आप देखेंगे काम करने को तैयार होना, यानी यहाँ पर क्या दिखाया है? तैयार होना और लड़ने को तैयार होना। ये लड़ने को तैयार होना है, जाने को तैयार होना है और स्वागत को तैयार होना है। अब वह तो हरदम लंगोट कसकर तैयार होता है। तो कंडीशन ये पूरी तरह से पालन करती है। लंगर लंगोट कसकर तैयार होने का मतलब है लड़ कर के तैयार होना। ध्यान देना, लड़ने को तैयार होना। तो विकल्प का उत्तर क्या होगा? ये वाला विकल्प का उत्तर होगा। तो स्टूडेंट, अभी आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि हरदम लंगर लंगोट कसकर तैयार होता है, इसका मतलब लड़ने को तैयार होता है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, विकल्पों में से किस वाक्य के नीचे दिए गए शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? विलोम शब्द पर बात करनी है विद्यार्थियों। शब्द क्या आया है?
अवनति। विद्यार्थियों कौन सा शब्द आया है? अवनति। और अवनति का होता क्या है? उन्नति। जो विपरीत भाव को दिखाने वाला होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। तो अवनति का सही से क्या होना चाहिए? उन्नति। अब हमको विकल्पों में देखना है। भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। अब देखिए शब्द तो यहाँ आ चुका। दूसरे अदर विकल्पों में भी हमको देखना है कि अपने देश में शारीरिक दुर्बलता हो रही है। विद्यार्थियों ये विकल्प नहीं हो सकता है। भारत में आर्थिक विसंगति हो रही है, ये विकल्प नहीं हो सकता है। भारत में आर्थिक जागृति हो रही है। जागृति, विसंगति और दुर्बलता। देखिए अभी इनको देखिए। विसंगति का मतलब क्या है? संगति नहीं हो, संगति नहीं हो, या इसको आप कह सकते हैं असंगति। विसंगति का मतलब है संगति नहीं हो, और दुर्बलता का मतलब, दुर्बलता का मतलब कमजोर, और जागृति का मतलब जागना। तो हमारा जो विकल्प है वो ये है। क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3, कि किस विकल्प के सभी विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो भारत में आर्थिक उन्नति हो रही है। शब्द था अवनति और अवनति का विलोम क्या है? उन्नति। तो उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 4, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? इसका अर्थ मिलान करना है विद्यार्थियों, जो नहीं है उसका पालन करना है। तो महावीर का सबसे पहला जो दिया है जैन तीर्थकर, जैन तीर्थकर, ये इसका अर्थ होता है। दूसरा दिया है हनुमान, हनुमान को भी महावीर कहते हैं। तीसरा है महावीर, सॉरी महादेव है ये। अब महादेव को महावीर नहीं कहते हैं तो ये उत्तर नहीं होना चाहिए। और महावीर का मतलब 4th स्टेप पे दिया है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली महावीर को कहते हैं। तो विद्यार्थियों इसको भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं और इसको कहते हैं। तो उत्तर कौन सा हुआ? ये तीसरे नंबर का। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि महावीर का अर्थ देखना था। तो ये अर्थ की बात है तो महादेव को मैच नहीं करता है, इसलिए उत्तर ये दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर ध्यान देना। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? किससे रिलेशन बात हुई है? विभक्ति चिन्ह। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, ये देखना है। विकल्प दिया है गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, सौम्या के नाना का घर देहरादून में है, कोच्चि में रामानुजन पर मौसी रहती हैं, और रोहन हवाई जहाज से मुंबई जाएगा। तो देखिए गर्मियों की छुट्टी शुरू होने वाली हैं, तो पहले में ये जो की आया है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे में लिखा है सौम्या के नाना का घर, सबसे पहले के आया है और फिर आया है का, ये बिल्कुल सही है। और तीसरे है
रामानुजन पर, तो यहाँ होना चाहिए रामानुजन में, कोच्चि में रामानुजन में मौसी रहती हैं, तो होना क्या चाहिए में, और दिया क्या है पर। अब रोहन हवाई जहाज से मुंबई जाएगा तो यहाँ से दिया हुआ है, जाने के लिए पूरी तरह से सही है। तो इस पर वाले स्थान पर क्या होना चाहिए बंधुओं, पर वाले स्थान पर में होना चाहिए, इसलिए विकल्प का उत्तर ये होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। एक वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द में उत्तर देना है। आयु में बड़ा व्यक्ति, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आयु में बड़ा व्यक्ति, इसके लिए हमको उत्तर देना है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि पूजनीय की अगर बात करें तो ऐसा कहना चाहिए पूजा करने के योग्य। और ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या है, बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब क्या है, बड़ा। और श्रेष्ठ का मतलब, श्रेष्ठ का अर्थ होता है महान, और महान, महान को श्रेष्ठ कह दीजिए। अब वो पूछ रहा है कि आयु में बड़ा व्यक्ति, तो आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, इसलिए उत्तर ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 7 पर ध्यान दें आप लोग। क्वेश्चन संख्या 7 में लिखा है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। विद्यार्थियों क्या देखना है, मुहावरा, और इस मुहावरे पर विचार करना है आपको। रेल दुर्घटना में दुर्गा बच गई, अब ये रिक्त स्थान है तो एक एक बच गई ये नहीं होगा, बाल बाल बच गई ये बिल्कुल ठीक है, पानी पानी बच गई ये नहीं होगा, 9-2 हो गई ये नहीं होगा। तो रेल दुर्घटना में बाल बाल बच गई। क्वेश्चन संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो दूसरे नंबर का है, विकल्प संख्या 2। इससे आगे ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 8 पर विचार करेंगे आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। बात किसकी करनी है विद्यार्थियों, अनेकार्थी शब्द की। अब अनेकार्थी शब्द का मतलब है, अनेकार्थी का मतलब है एक अर्थ से ज्यादा अर्थ धारण करे। तो अब यहां सबसे पहले दिया है पोत, तो पोत का मतलब है पानी का जहाज। और एक अर्थ होता है दांव, एक से ज्यादा अर्थ है। जहाज दूसरा अर्थ धारण नहीं करता है, हवाई जहाज नहीं करता है, रेलगाड़ी नहीं करता है। तो विकल्प संख्या 1 ही इसका पालन करता है। आगे ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी आप देखेंगे निम्नलिखित वाक्य की पूर्ति कर्ता कारक चिन्ह से करें। तो विद्यार्थियों क्या दिया है इसमें, कर्ता कारक की जब मैं बात करता हूं तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है वो ने। इसका चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। सोहन से घर का सारा काम किया, ये गलत है। सोहन ने घर का सारा काम किया, ये ठीक है। सोहन पर ये गलत है, सोहन में ये गलत है।
कर्ता कारक का चिन्ह ही ने होता है। तो विद्यार्थियों अभी हमें समझ में आया कि सोहन ने, अगर ऐसा रख दिया जाए सोहन ने घर का सारा काम किया है तो ये कर्ता कारक का पालन करेगा। बात करता है वो कर्ता कारक की, तो उत्तर क्या होगा, ये वाला होगा। आगे क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। फूल किसे नहीं भाते हैं, ऐसा दिया है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। विद्यार्थियों किसका करना है, पर्यायवाची का। और रेखांकित किस पर दिया है, फूल पर। तो देखिए फूल का पर्यायवाची एक ऐसा कहना चाहिए कुसुम होता है, एक पुष्प होता है और एक प्रसून होता है। तो फूल के पर्यायवाची कुसुम है, प्रसून है, पुष्प है, ये पर्यायवाची हैं। अब आपको ध्यान देना है कि इनमें से कोई आया है तो सबसे पहले कुसुम आया है, ये फूल का पर्यायवाची है। रसाल का मतलब आम होता है विद्यार्थियों, और कांता का मतलब पत्नी होती है, और अवनी का अर्थ धरती होता है। तो उचित प्रकार का उत्तर क्या होगा, फूल का किससे संबंध है, कुसुम से पर्यायवाची के रूप में। तो अब समझ पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स कि फूल का पर्यायवाची क्या है, कुसुम है। रसाल की बात करते हैं, आम का पर्यायवाची है, कांता पत्नी को कहते हैं और अवनी धरती को कहते हैं। तो अभी हमें समझ में आया कि फूल का पर्यायवाची कुसुम है, उत्तर यही होगा। क्वेश्चन संख्या 10 का विकल्प संख्या 1। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 11 और 11 में लिखा है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी शब्दों का एक समूह है स्टूडेंट्स, और उस समूह में एक शब्द में उत्तर देना है और दिए गए विकल्पों में से चयन करना है कि किसमें एक विकल्प का पालन किया गया है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास। विद्यार्थियों, राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास के लिए करेक्टली जो आंसर होता है वो होना चाहिए अंतःपुर। उसको क्या कहते हैं, अंतःपुर। राजमहल के अंदर महिलाओं का निवास अर्थात जहां पर रानियां रहती हैं उस स्थान पर अन्य व्यक्ति को जाने को परमिशन नहीं है। महल का भीतरी भाग है जहां रानियां रहती हैं, उस स्थान को अंतःपुर कहते हैं। तो अभी हमको देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, आवास का मतलब है सामान्य निवास। आवास का मतलब सामान्य निवास है। और स्त्रीवास जहाँ स्त्री रहती हों, जहाँ स्त्रियां रहती हों। और अंतःपुर जहाँ रानी रहे, जहाँ पर रानी रहती हैं उसको अंतःपुर कहते हैं। ओ भाई, स्त्रीपुर कोई होता नहीं है, ऐसा कोई पुर नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ केवल स्त्रियां रहती हों। तो स्टूडेंट अभी आप समझ पा रहे हैं क्या, क्वेश्चन में जो दिया है उस क्वेश्चन का आप विचार करते हैं कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान कौन सा होता है, अंतःपुर। क्वेश्चन संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा, अंतःपुर, तीसरे वाला। इससे अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। अंजुमन हंस रही है, इस वाक्य का सकर्मक क्रिया में रूपांतरण करना है। विद्यार्थियों किसमें करना है, सकर्मक क्रिया में। और स्टूडेंट आप लोग जानते हैं सकर्मक क्रिया कैसी होती हैं, जिनमें कर्म आया होता है या जिनमें कर्म की संभावना होती है, उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अब हमें इन विकल्पों पर विचार करना है कि किस सेंटेंस में दिया है। क्वेश्चन संख्या 12 की ओर ध्यान देना। अंजुमन हंसती है, अंजुमन हंसती है। अब यहां पर क्रिया आया है हंसती, इसका मूल क्या है, हंस। ओ हंस कैसी है, अकर्मक। हंस क्रिया कैसी है, अकर्मक। तो विद्यार्थियों ये विकल्प नहीं हो सकता है।
अंजुमन हंसकर चली गई, क्रिया तो यहां भी हंसाया है और ये कैसी है, अकर्मक, तो ये उत्तर नहीं होगा। नैना अंजुमन को हंसा रही है, आखिर क्रिया तो मूलतः हंस पर बात हो रही है, ये नहीं होगी। अंजुमन से हंसा नहीं जाता, ये भी नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस में जो पूछा गया है उसका पालन एक भी विकल्प नहीं करता है। तो स्टूडेंट, ये जिस भर्ती बोर्ड ने जिस प्रश्न को बनाया है, इस प्रश्न में है गलती पूरी तरह से। ये मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न पर पूरी तरह से गलती है। प्रश्न को ऐसा कहना चाहिए इनको, प्रश्न को कहना चाहिए इनको कि अंजुमन हंस रही है, इसे भाववाच्य में बदला गया है। स्टूडेंट्स, आप लोग समझिए, अंजुमन हंस रही है, इसको भाववाच्य में बदल दिया है। कौन सा कथन पालन करता है, कौन सा कथन पालन करता है, ये होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अंजुमन हंस रही है, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलो, ये होना चाहिए। अब आपने देखा है अभी कि अंजुमन हंस रही है, ये उत्तर नहीं होगा भाववाच्य में, और अंजुमन हंसकर चली गई, ये उत्तर नहीं होगा। नैना अंजुमन को हंसा रही है, ये उत्तर नहीं होगा। बेस्ट करेक्ट जो उत्तर है वो ये होगा, अंजुमन से हंसा नहीं जाता। तो अब आप समझ पाए हैं विद्यार्थियों, प्रश्न में ऐसा कहा गया है, अंजुमन हंस रही है, इस वाक्य को आपको बदलना है, और वाक्य को बदलना था आपको भाववाच्य में, तब तो ये प्रश्न ठीक था। तो विद्यार्थियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, प्रश्न गलत है और आंसर भी गलत है। लिहाजा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि अंजुमन हंस रही है, निम्न को भाववाच्य में बदलें। इस आधार को मान लिया जाए तो उत्तर कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला, ये उत्तर होगा कि अंजुमन से हंसा नहीं जाता है। तो प्रश्न होना चाहिए भाई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। लेकिन सेंटेंस होना कैसा चाहिए कि अंजुमन हंस रही है, इसे भाववाच्य में बदला गया है, और कौन सा कथन पालन करता है, तो कथन हमारा फोर्थ नंबर का पालन करता है। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन संख्या 13 की ओर ध्यान देना। बिना वेतन के काम करने वाले को एक वाक्य में पूरा करना है, यानी शब्दों का समूह है, और शब्दों के समूह में क्या लिखा है, शब्दों के समूह में ये लिखा गया है कि बिना वेतन के जो काम करता है उसको अवैतनिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। तो सवैतनिक का मतलब है वेतन के सहित, निवेतन का अर्थ है इसका पालन नहीं करता है। वेतनिक का मतलब है वेतन सहित, लेकिन ये क्या दे रहा है, अवैतनिक। और अवैतनिक का मतलब क्या है, बिना वेतन के। बिना वेतन के। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ये डी। क्वेश्चन संख्या 14 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, वाक्य के खंड में त्रुटि ढूंढनी है। सच में क्या तुम प्रथम स्थान मिला, सच में क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला, क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला। तो देखिए, क्या तुम्हें ये ठीक से लिखा है, प्रथम स्थान ठीक से लिखा है, और यहाँ लिखा है सच में। वो होना कैसा चाहिए, होना चाहिए ऐसा, यानी इस पर ये बिंदु लगाना भूल गया है, ये इसकी गलती है। और मिला है
ये ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 14 का उत्तर क्या है? ये वाला, ये इसका उत्तर होगा स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन संख्या 15 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? यानी एक सेंटेंस दिया है, उसको 4 भागों में बांट दिया है, और उस बांटे हुए भाग के जिस पोर्शन में जो गलती है, उस पोर्शन की गलती को आपको चयन करना है। मुझे ये ठीक से लिखा है, भारी हुआ दुख। अब यहाँ भारी जो है उसका मतलब क्या होना चाहिए? बहुत। भारी के स्थान पर क्या होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। मुझे भारी दुख हुआ है या मुझे बहुत दुख हुआ है, तो इस भाग में गलती है। क्वेश्चन संख्या 16 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित गद्यांश के कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। विकल्पों में उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्टूडेंट, एक गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क्वेश्चन संख्या 16 की ओर ध्यान देना। संसार के सभी महापुरुष के कारण महान बने हैं। तो अभी हमको देखना है कि यहाँ बात करनी है हमको और यहाँ बात करनी है। संसार के सभी महापुरुष रिक्त स्थान के कारण महान बने हैं, तो विद्यार्थी सुस्त होने से तो महान बन नहीं सकते हैं, आलसी होने से महान बन नहीं सकते हैं, और काहिल होने से महान बन नहीं सकते हैं। एक ही बात बचती है, स्वावलंबन। स्वावलंबी हैं अगर मानव तो महान होगा। तो क्वेश्चन संख्या 16 पर विकल्प संख्या 2 शब्द क्या आएगा? स्वावलंबन, ये आएगा। उत्तर क्या आएगा? ये वाला। चलो क्वेश्चन संख्या 17 की ओर ध्यान देना। राम ने भटककर लंका पर विजय प्राप्त की। विद्यार्थियों, भटककर तन मन से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वनवान नहीं होता है, कण कण में भटकते नहीं है। लेकिन राम कहाँ भटके? वन वन भटके। एक वन में गए, एक वन से दूसरे में गए, दूसरे में से और आगे गए। तो सही क्या होगा? स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं कि राम वन वन भटके और तब जाकर के लंका पर विजय प्राप्त की है उन्होंने। तो उत्तर क्या होगा? ये 4th वाला विकल्प। क्वेश्चन संख्या 18 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 18, हमें ध्यान देना है। ने मराठों को एकत्रित करके हिंदुओं की रक्षा की। विद्यार्थियों, रिक्त स्थान ही फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में। बाजी प्रभु देशपांडे गलत है, बाजीराव गलत है, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महान शासक हैं, तो छत्रपति शिवाजी ने मराठों को एकत्रित किया। तो उत्तर क्या आएगा? छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 18 में ये विकल्प संख्या 3 इसका उत्तर है। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 19, कोलंबस ने स्वावलंबन से ही खोज की। प्रश्न ये आया है स्टूडेंट्स कि कोलंबस ने किसकी खोज की? तो ये आपको जानकारी है, कोलंबस ने किसकी खोज की है। ये हमारा एक इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये इतिहास से लिया गया है। तो विद्यार्थियों, अफ्रीका की खोज नहीं की है, भारत की खोज नहीं की है, रूस की खोज नहीं की है, कोलंबस ने की है अमेरिका की खोज की है। तो क्वेश्चन संख्या 19 में ये भरा जाएगा। आगे ध्यान देंगे।
इसका उत्तर ये फोर्थ वाला है। आगे क्वेश्चन पर ध्यान देना, क्वेश्चन संख्या 20। स्वावलंबन का गुण वैसे तो किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु यह बालकों में शीघ्र उत्पन्न किया जा सकता है। यह चरित्र में विकास की है। अब हमें ये देखना है कि ये चरित्र में विकास की प्रथम सीढ़ी है, द्वितीय सीढ़ी है, चतुर्थ सीढ़ी है, तृतीय सीढ़ी है। तो विद्यार्थियों हमें देखना है कि चरित्र में विकास की प्रथम सीढ़ी है। ये चरित्र में विकास की प्रथम सीढ़ी है। तो क्वेश्चन संख्या 20 में क्या भरा जाएगा? प्रथम सीढ़ी। विकल्प संख्या 1। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने इन 20 क्वेश्चंस को पूरे तन मन से बहुत यथा पूरा किया है, और इससे आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे कुछ। विद्यार्थियों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो हमारी एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लिए मैं आपसे 2 बातें करूंगा। ये पुस्तक आपकी परीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाली पुस्तक होगी। इस पुस्तक में हमारे टीचर ने विगत वर्षों की सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का समावेश किया है, और इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे प्रकार से उपस्थित किया है। साथियों, जब जब आप पढ़ते हैं, आपको किसी भी प्रश्न पर कोई समस्या आती है इस पुस्तक के बारे में, तो ये पुस्तक जो हमारी है, ये वाली पुस्तक, ये पुस्तक में सभी विषयों के लिए QR कोड निश्चित किए गए हैं। हिंदी सब्जेक्ट के लिए अलग QR कोड है, रीजनिंग के लिए अलग है, मैथ सब्जेक्ट के लिए अलग है, GS के लिए अलग है, और इंग्लिश के लिए अलग है। तो साथियों, जब भी आप किसी भी प्रश्न पर अटकते हैं तो आप QR कोड स्कैन करें और इसका तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त करें। तो आपके भविष्य के लिए सबसे सफल पुस्तक साबित होगी। अतः साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वयं तथा और अपने अन्य साथियों से इस पुस्तक के लिए संकेत करें और स्वयं इसे प्राप्त करके इसका लाभ उठाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।